हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक न्यू और फ्रेश चैप्टर एकदम अपने स्टाइल में स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली का नाम है। प्रश्नावली बहुत ही शानदार है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कॉपी पेन साथ लीजिए, बिना लेट के हुए लेक्चर तुरंत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जब लेक्चर स्टार्ट करते हो तो एकदम आधे घंटे 30, 35, 40 मिनट के लिए अपने आप को बांध लो कि अब हमको नहीं हटना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो बहुत कुछ जानने से पहले हम त्रिकोणमिति शब्द को समझेंगे कि ये शब्द आया कहाँ से। ठीक है, और उसके बाद त्रिकोणमिति का इतिहास जानेंगे कि आखिर कहाँ से आया, किसने इसकी शुरुआत की, और फिर इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में जानेंगे। वर्ड एनालिसिस, यानी कि शब्द को देखते हैं क्या है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ट्राई, ये आप जो गांव में खेलते हो ट्राई बॉल नहीं, वो वाली बॉल नहीं, ये ट्राई 3 के लिए यूज होता है। ठीक है, ट्राई, और एक है गॉन, जाने आने वाला गॉन नहीं, गॉन, गॉन में होता है भुजा, और एक है मेट्रोन। ये मेट्रो रेलगाड़ी नहीं है, ठीक ना, जिसमें आप यात्रा करते हो। अच्छा, कौन कौन मेट्रो में यात्रा किया है? कमेंट करिए अपना नाम। ठीक है, ये तीनों जो है वो ग्रीक वर्ड है। तीनों क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिनसे मिलकर हमारा ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का होता है माप। यानी कि 3 भुजाओं के माप से संबंधित अध्ययन हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, और 3 भुजाओं से कौन सी आकृति बनती है? कमेंट करिए, कौन सी आकृति बनती है? तो एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, त्रिभुज में भी अब आपके दिमाग में आएगा, आपने अगर बुक खोला होगा तो उसमें केवल ऐसा त्रिभुज बन रहा था, केवल ऐसा त्रिभुज बन रहा होगा, या फिर ऐसा त्रिभुज बन रहा होगा, ऐसा आपने देखा होगा। तो त्रिकोणमिति किसी भी त्रिभुज के लिए यूज हो सकती है, बशर्ते एक क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज होगा तो आप कहीं से घूम फिर कर यहाँ पर समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यूज किसी भी त्रिभुज में हो सकता है। ठीक है, जो बेस्ट यूज होता है, जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, वो किसी कठिन दूरी को मापने के लिए होता है। जैसे यहाँ से हमको सूर्य की दूरी मापनी हो तो हम कैसे मापेंगे? तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, त्रिकोणमिति का यूज होता है। फिर 2 ग्रहों के बीच की दूरी मापने के लिए त्रिकोणमिति का यूज होता है। त्रिकोणमिति का और भी यूज होता है, जैसे फिजिक्स में होता है, भौतिक विज्ञान में होता है, फिर खगोल विज्ञान में होता है, और सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये सारी चीज़ें जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। उसके अलावा हम जो वर्तमान हम लोग की जो निजी लाइफ है, इसमें हम कुछ घटनाएं देखते हैं, उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। जैसे हम किसी छत पर खड़े हैं, किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से एक अच्छी सी एम्बेसडर कार को देख रहे हैं। ये क्या है? एम्बेसडर कार है। ठीक है, और इसमें मंत्री जी बैठकर जा रहे हैं। यहाँ से हम ऊपर से देख रहे हैं इस गाड़ी को। ठीक है, तो अब हमको पता लगाना है कि इस बिंदु और कार के बीच की दूरी कितनी है, तो हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है उसमें करने।
ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना जान लेंगे कि ऐसी दूरियों को मापने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि यहाँ से क्या करेंगे, एक कोण निकल जाएगा और कोई भुजा इसमें से दी हो तो फिर आप इसको पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं जब इसमें कोई दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा दी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, ठीक है। और एक बात आपके दिमाग में ऐसी जरूर आई होगी कि आखिर समकोण त्रिभुज को ही क्यों रिफर करते हैं त्रिकोणमिति में। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना कि जो डायमेंशंस होती हैं, यानी कि जो भुजाएं होती हैं, उनके बीच में एक निश्चित संबंध डिफाइन होता है, ठीक है, जिसके कारण त्रिकोणमिति का यूज करना आसान होता है। बस बात इतनी सी है, ठीक है भाई। हमने जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका अध्ययन कैसे होगा, कहाँ पर हो रहा है। अब देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। सर्वप्रथम मिस्र और बेबीलोन, मिस्र एक देश है और बेबीलोन में, ठीक ना, इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता था। कहाँ? सर्वप्रथम मिस्र और बेबीलोन। मिस्र तथा बेबीलोन। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि वो लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते थे। आगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे, अभी यहाँ सुन लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में इनको नहीं पता था, ये केवल त्रिभुज की भुजाओं के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। जैसे किसी दो भुजा का रेशियो दिया हो त्रिभुज के, तो उसके बारे में केवल ये लोग जानते थे और प्रयोग करते थे। उसमें भी मिस्र वाले क्या करते थे कि पिरामिड का निर्माण जब करते थे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे, और बेबीलोन वाले क्या करते थे कि तारों के उदय और अस्त होने का समय, ठीक है, दो ग्रहों के बीच की दूरी और बहुत सारी ऐसी ही कठिन दूरियों को मापने के लिए करते थे प्रयोग, ठीक ना। उन्होंने बताया था कि ग्रहों के बीच की दूरी बताने के लिए हमको ये जानना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो उन्होंने डिफाइन किया था वो इस रूप में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया था। वो डेफिनेशन दिया हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया है। किसको किसको पता था? सही सही बताना। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को जो लिखा उसका प्रयोग हम आज करते हैं। वर्तमान में जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं वो आर्यभट्ट जी ने ही शुरू किया था, और उन्होंने खगोल विज्ञान में सर्वप्रथम यूज किया था। आगे बढ़ते हैं, अपने वर्तमान ट्रिग्नोमेट्री के परिचय पर आते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसको आर्यभट्ट ने लिखा है। आर्यभट्ट जी ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में 500 ईस्वी में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में विस्तार से बताया था, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है यहाँ पर साइड में हम लिख दे रहे हैं, वो हैं क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 3, और 3 जो होते हैं उसके व्युत्क्रम होते हैं। एक है साइनस, या फिर इसको साइन लिखते हैं, फिर है कोसाइनस या कोसाइन, ठीक है, फिर टेंजेंट। ये 3 हमारे अनुपात हैं, और इनके व्युत्क्रम अब कंटिन्यू जैसे इस सीरीज में लिखा है वैसे ही लिख रहे हैं। साइन का जो व्युत्क्रम होगा वो होता है कोसेक कैंट, उसके बाद सेकेंट, उसके बाद टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट। आज अभी जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो संक्षिप्त रूप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इन तीनों के व्युत्क्रम ये तीनों हैं, ठीक है। उन्होंने
यानी कि आर्यभट्ट जी ने अपनी पुस्तक में अर्धजीवा का प्रयोग किया था। क्या? अर्धज्या का प्रयोग किया था, अर्धज्या। यही कुछ समय बाद इसको अर्धज्या से ज्या को जीवा बोला जाने लगा, ज्या या जीवा बोला जाने लगा। ठीक है, जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ। उसके बाद जब इसका रूपांतरण लैटिन लैंग्वेज में हुआ तो इसको साइनस लिखा गया। क्या? साइनस। और साइनस को ही साइन भी लिखते हैं, दोनों चीज़ सेम ही है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में साइनस या साइन दोनों का जिक्र मिलता है। इस साइनस को में हम साइन यूज करते हैं, कितना? इतना ही लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इतना ही लिखते हैं। ठीक ना, पूरा नाम तो ये है साइन या साइनस, लेकिन हम यूज क्या करते हैं साइन। तो एडमंड गुंटर साहब एक थे, एडमंड, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ, जिन्होंने इसको सबसे पहले साइन के रूप में प्रयोग में लिया था, सबसे पहले संक्षिप्त रूप में साइन का प्रयोग लिया था। ये तो हो गई साइन की बात। इसके बाद एक और यूज इन्होंने किया था कॉस साइन, यानी कि कोटिज्या। आर्यभट्ट ने कॉस साइन यानी कि कोटिज्या का जिक्र किया था। इसको जब लैटिन में रूपांतरण किया गया, ठीक ना, यहाँ पर ये लैटिन लिख दे रहे हैं, लैटिन लैंग्वेज में जब इसको बदला गया तो इसको बोला गया कोसाइनस, कोसाइनस या कोसाइन, लैटिन लैंग्वेज में। और इस कोसाइनस या कोटिज्या को जोनास मूरे नामक गणितज्ञ ने 1674 ईस्वी में, 1674 में संक्षिप्त में कॉस लिखा था, कॉस यूज किया था संक्षिप्त में 1674 में जोनास मूरे। देखो ये सारी चीज़ें बताने का हमारा रीज़न क्या है कि आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें पता रहेगी उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा कि आखिर ये आया कहाँ से, कौन लाया, क्यों लाया, फिर कैसे यूज होता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। ठीक है, और एक बात आपके लिए कि पढ़ाई है, इसको मस्ती में लो। ठीक है, आप इसके साथ अपना संबंध बनाओ, जो रिलेशन बनाना इसके साथ बनाओ, और दुनिया में कहीं कुछ रखा नहीं है। ठीक है, तो इधर उधर संबंध बनाने से कोई फायदा नहीं। संबंध ऐसी जगह बनाओ जिससे हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो ये कॉस और साइन के बारे में हमने जान लिया, और टेंजेंट उसके कुछ समय बाद में आया जिसका जिक्र अभी नहीं है। ठीक है, उसे भी स्पर्शज्या के लिए यूज होता था, वो आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देगा। ठीक है, और ये तीन जो हैं वो तो व्युत्क्रम है, तो उनके बारे में जिक्र ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। तो नेक्स्ट है आर्यभट्ट की मान सारणी, यानी कि जो आज वैल्यूज हम पढ़ते हैं ना 0 से 90 डिग्री के बीच में, वैसे ही कुछ वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया था आर्यभट्ट जी ने। तो उन्होंने 0 से 90 डिग्री के बीच में कैलकुलेट किया था। यहाँ पर भी हम पूरी 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री के बीच के ही कोणों की बात करने वाले हैं केवल। उससे आगे भी है, ऐसा नहीं है, उसके आगे भी यूज है, लेकिन यहाँ पर केवल हम 0 से 90 डिग्री की चर्चा करेंगे। इससे आगे वाली क्लासेस में आप जाओगे तो 90 डिग्री से ऊपर की बात करेंगे। उन्होंने 0 से 90 डिग्री के बीच में 24 कोणों के मान निकाले थे, यानी कि 24 कोणों के लिए साइन और कॉस का मान निकाले थे। इसको अगर उनके बुक के लैंग्वेज में लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं अर्धजीवा और अर्धज्या, ओ सॉरी ये कोटिज्या। तो 24 कोणों के लिए
कोणों की संख्या ये है, ठीक है। चौबीस कोणों के लिए इन्होंने साइन और कोस यानी कि अर्थात अर्धजीवा कोटिज्या का मान निकाला था। वो कोणों का जो अंतर डिफरेंस था, जैसे पहले उन्होंने 0 डिग्री का निकाला, ठीक है, उसके बाद उन्होंने निकाला 3.75 डिग्री का, यानी कि डिफरेंस कितना था 3.75 डिग्री का डिफरेंस था। फिर जो अगला उन्होंने निकाला वो निकाला 3 3 6 7.50 डिग्री का निकाला था उन्होंने। ऐसे ही करके 24 कोणों का उन्होंने मान कैलकुलेट किया था, ठीक है। और ये जो मान इनके थे ना, इनके जो मान उनके थे 4 अंकों तक शुद्ध थे। ये मान 4 अंकों तक शुद्ध थे, यानी कि जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना कि 3.1428, तो यहाँ तक तो सही था। अब उसके आगे थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे वैल्यूज होती रहती है, ठीक है, लेकिन इतना तक उनका सही था। ये सारा काम आर्यभट्ट जी ने कर दिया और हम लोग के लिए छोड़ दिया कि अब आप लोग अध्ययन करते रहो, इसको आगे बढ़ाते रहो। तो ये ट्रिग्नोमेट्री शाखा का अस्तित्व बहुत बड़ा है। ये मतलब कि साइंस के क्षेत्र में कहीं भी जाओ, बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। अभी तो छोड़ो, आगे नेक्स्ट क्लासेस में जब जाओगे तो आपको बिना ट्रिग्नोमेट्री के कोई चैप्टर ही नहीं मिलेगा। आप मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर उठा लो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र न दिया हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो गणित की सबसे बड़ी शाखा है। अभी तो हम बहुत कम जानने वाले हैं 11th-12th के सिलेबस की अपेक्षा, ठीक है। अभी तो बहुत विस्तार बाकी है। हम लोग कभी का यूज करें त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? न्यून कोणों के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण क्या होते हैं? ये आई थिंक आपको पता होगा, जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज होता है कि एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक, तो 90 डिग्री होते हैं, तो जो बाकी कोण दो है ना वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो इनके सापेक्ष जो भुजाओं में रेशियो होते हैं ना, उन्हीं को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। उसको अभी इसके बाद हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको त्रिभुजों की भुजाओं से क्या संबंधित है, कैसे संबंधित है, उसको जानते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ अनुपात या फिर जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, उनका त्रिभुज की भुजाओं के साथ क्या रिलेशन होता है उसको डिफाइन करने वाले हैं। एक बार पहले हम उसको शॉर्ट फॉर्म में जो यूज करते हैं उसको लिख लेते हैं। हमने क्या ये लिखा था, साइन या साइनस, फिर कोसाइन, फिर टेंजेंट, और उसके बाद लिखा था हमने कोसाइन, कोसेकेंट ना, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, यही 6 थे ना। तो इसको जो संक्षिप्त रूप यहाँ पर लिख लेते हैं, संक्षिप्त रूप, इसको जो हम यूज करते हैं वो क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। यहाँ पर एक और चीज लिख दे रहे हैं कि कौन किसका व्युत्क्रम होता है। तो साइन, तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। एंगल क्या रहेगा वो आगे डिफाइन करेंगे।
फिर कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक होता है, और tan का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉट होता है। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब आइए रिलेशन देखते हैं कि कैसे परिभाषित होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज तो पता ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। पता है सबको ना? ठीक है। अच्छा, मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में, ये बताओ। और मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो फटाफट से। ये क्या है? ए बी सी, हमने 3 नाम भी दे दिए। ये 2 कोण जो है वो न्यून कोण है। कोण सी के लिए हम ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको हम अभी डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि कोण सी के सापेक्ष इन भुजाओं का नाम क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो फिक्स कोण पता हो हमको कि कोण सी के लिए डिफाइन करना है, तो पहले इसके लिए जो सामने वाली भुजा होती है, कोण जो होता है उसके सामने की भुजा को बोलते हैं, जो भी कोण होगा कोण सी के सम्मुख भुजा। एकदम सामने है ना, ये इधर से यहाँ से हम देख रहे हैं एकदम सामने दिख रहा है, यानी कि ये भुजा जो है सम्मुख भुजा है। इसे सम्मुख भुजा के अलावा लंब भी बोलते हैं, जो सम्मुख भुजा होती है उसे लंब भी बोलते हैं। ठीक है, ये भुजा जो उसे बोलते हैं कोण सी के संलग्न भुजा। या फिर इसे आधार भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अगर इंग्लिश वाला नोटेशन देखोगे तो इसको परपेंडिकुलर P से दिखाते हैं, इसको हाइपोटेनियस H से दिखाते हैं, इसको बेस B से दिखाते हैं। ठीक, और वैसे ही कोण A के लिए भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए भाई, एक और समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। अब बताओ किसको किसको समझ में आया और कोण A के लिए डिफाइन कर देगा कि कौन किसका नाम होगा, बता दो फटाफट से, कमेंट कर दो कौन सी भुजा क्या होगी। A B C, ये कोण कितना है? 90 डिग्री। तो बताओ जब न्यून कोण A हो, ठीक ना, कोण A के सापेक्ष हमको त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात करना हो, रेशियो ज्ञात करना हो, तो उसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? BC। इसे क्या बोलेंगे? कोण कोण A के सम्मुख भुजा। या फिर लंब, और ये P से इंग्लिश में डिनोट करते हैं। और जो कोण है उससे सटी हुई जो भुजा है उसे बोलते हैं कोण A के संलग्न भुजा। या फिर इसको बोलते हैं आधार, और इसको B से इंग्लिश में स्विच करते हैं, और इसे तो बोलते ही हैं कर्ण। लंब और आधार को मिलाने वाली रेखा होती है कर्ण, हाइपोटेन्यूस H। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कौन किस भुजा का क्या नाम है। जो भी कोण हमको निकालना होगा उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, उससे सटी हुई जो भुजा आधार होगी, मतलब कोण सी के संलग्न भुजा, उसे आधार बोलेंगे, और दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे कर्ण बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही, जो कोण होगा उसके सामने वाली भुजा लंब, उसके साथ सटी हुई भुजा आधार, और दोनों बिंदु मतलब कि दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा कर्ण। ठीक है, अब आइए, जब इनका नाम क्लियर हो गया हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात पर आते हैं कि ये कैसे संबंधित है। कोण सी का साइन, कोण सी का साइन, या फिर इसको लिख सकते हैं साइन सी, दोनों चीज सेम ही है, बराबर
साइन सी बराबर क्या होता है, या फिर कोई भी एंगल हो लंब बटे में, या फिर लंब भी मत लिखो, इसको लिखो कोण सी के सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। और इसको लिख क्या सकते हैं, इसको यहाँ से ब्रैकेट में लिख लो लंब, यानी कि लंब बटे में कर्ण भी लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही कोण सी के लिए, कोण सी का कॉस, यानी कि कॉस सी इसको लिख सकते हैं। ये क्या होता है, कोण सी के संलग्न भुजा या आधार, और बटे में क्या होता है, कर्ण। ठीक ना। वैसे ही होता है कोण सी का टेंजेंट। इतना विस्तार से आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं ना, सब लोग ऊपर ऊपर ही चलते हैं। हम एकदम आपको बेसिक से बता रहे हैं कि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, यही हमें सपोर्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसे लिख सकते हैं tan c। और tan c क्या होता है, कोण C के संलग्न भुजा, नहीं सम्मुख भुजा अर्थात लंब, और बटे में कोण C के संलग्न भुजा अर्थात आधार। तो tan C बराबर लंब बटे आधार। और हमने ये जो तीन बताए हैं वो क्या है, इनके व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा। और व्युत्क्रम को दर्शाते हैं ऐसे, अगर मान लो कि साइन सी यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ना, तो साइन सी लिखना होगा, तो इसको 1/cosec c लिख सकते हैं। ठीक है, cosec c लिख सकते हैं। तो इसको अगर ऐसा हम लिख दें cosec c बराबर 1/sin c, तो कोई दिक्कत। और उल्टा होगा तो ये जो रेशियो है ये भी उल्टे हो जाएंगे, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। कोण C का कोसेकेंट या फिर कोसेक C, दोनों बात सेम ही है। ये क्या हो जाएगा, जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा। तो ऊपर क्या चला जाएगा, कर्ण, और नीचे क्या आ जाएगा, लंब, यानी कि कोण C के सम्मुख भुजा अर्थात लंब। वैसे ही और दोनों का भी कर सकते हैं, उसको उल्टा करके। तो चलिए आइए कर लेते हैं। कोण C का सेकेंट, सेक C, कर्ण बटे में कोण C के संलग्न भुजा अर्थात आधार। ठीक है, और फिर एक लास्ट जो है वो है कोटेंजेंट, कोण C का कोटेंजेंट या फिर कॉट C। ये क्या हो जाएगा, कोण C के, इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा ना, तो कोण C के संलग्न भुजा अर्थात आधार, और बटे में कोण C के सम्मुख भुजा लंब। तो ऐसे रिलेशन है जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका भुजाओं के साथ, ये रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म में जो याद करने की एक ट्रिक होती है, एकदम धांसू ट्रिक जो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, वो क्या होती है, लाल बटे में कक्का। ठीक है,
आइए उसको भी देख लेते हैं, उसका क्या सीन है। तो ऊपर जो होते हैं लाला जी, और बटे में होता है कक्का, KKA, ठीक है। यहाँ पर L4 क्या होता है, लंब, A4 होता है आधार, और K4 होता है कर्ण। और ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को ऐसे डिफाइन करता है कि पहले आएगा साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, और फिर जब इसको पलट देंगे, इसको कक्का बटे में लाल लिख देंगे, ये हो जाता है कोसेक सेक कॉट। अब देखिए कैसे, हमने साइन के लिए क्या डिफाइन किया था, ये कंटिन्यू वैसे ही चल जाता है। जैसे साइन के लिए क्या हो जाता है L/K, कॉस के लिए A/K, टेन के लिए L/A। साइन के लिए देखो L बटे में K, L4 लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, सही है। उसके बाद कॉस के लिए देखो आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। वैसे ही टेन के लिए देखो लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, ठीक है। और जस्ट उसका विपरीत कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि व्युत्क्रम का भी मान ऐसे हम जो रिलेशन है उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। बढ़िया ट्रिक है, इससे हमेशा दिमाग में रिकॉल रहेगा। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक। आगे कुछ ये टर्म जो है ना व्युत्क्रम का ऐसे हमने लिखा है, तो ये तीनों चारों के लिए अभी डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अभी तक हमने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी यहाँ पर हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम व्युत्क्रम को एक बार देख ले रहे हैं। व्युत्क्रम क्या है, साइन, उसके साथ हमने अब लगाना तो सीख ही लिया है। अगर कोई भी कोण हो तो कोई भी कोण को क्या ले लो, थीटा, कि ना कोई निश्चित कोण नहीं बताएगा, थीटा मतलब कोई भी कोण हो सकता है इसके स्थान पर। और थीटा कौन से लैंग्वेज का अक्षर है, आप कमेंट करो फटाफट से, सबको कमेंट करना है, किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक ना, सब कमेंट करो। अगर कोण थीटा लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। अगर हम कॉस थीटा ले रहे हैं तो ये होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा ले रहे हैं तो ये होता है 1/कॉट थीटा। तो जस्ट इसका विपरीत भी हो सकता है। यहाँ से तीन तीन आइडेंटिटीज हम निकालेंगे। जैसे अगर हम इनका तिर्यक गुणा कर दें, कुछ नहीं होता, इसके बटे में एक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक ना, बहुत ज़्यादा जगह ही हो जाएगी। वैसे ही जब इसका करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। जस्ट वैसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम और चाहें तो कॉसेक थीटा यहाँ से निकालना चाहें तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए। और अगर हमको सेक थीटा लिखना हो तो 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, और हमको कॉट थीटा लिखना हो तो 1/टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फटाफट से कमेंट करिए। किसी को परेशानी नहीं है ना, इधर से गुणा में है तो भाग में आ सकते हैं ना, हाँ सर बिल्कुल भी आ सकते हैं। तो ये व्युत्क्रम के बारे में ये तीन तीन आइडेंटिटीज हमको मिल गई जो आपको याद रखनी है, ठीक है। याद क्या रखनी है, आप केवल एक याद रखो, इसमें से कोई एक याद रखोगे तो तीनों बना लोगे। ये सारी कुछ तो हमको बातें पता चल गई, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय ध्यान रखने हैं वो क्या है वो देख लीजिए। पहला नंबर, आपके अंदर ये डाउट कभी नहीं आना चाहिए कि साइन यहाँ पर और थीटा गुणा के रूप में है। जैसे हमने साइन थीटा लिखा है तो साइन गुणा थीटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर साइन को अलग और थीटा को अलग लिख दोगे तो इन दोनों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। दोनों जब साथ हैं तभी इनका अस्तित्व है,
ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन और थीटा गुणा के रूप में नहीं है। ठीक, फिर सेकेंड टर्म क्या कहता है कि आप अगर 1 कोसेक थीटा लिखे हो, इसको लिख लो, 1 कोसेक थीटा लिखे हो, तो नीचे कितनी पावर इसकी है, 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर ऋणात्मक हो जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का पावर -1, ये लिख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स थीटा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों बातें अलग होती है। इसका जिक्र हम 12th क्लास में करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, डाउट नहीं आएगी ना, नहीं आनी चाहिए। फिर थर्ड टर्म क्या है कि अगर हम लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों बात एक ही है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म से कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निष्कर्ष, अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं क्या है, देखते हैं, इतना काहे लिए दिमाग लगाना है, बोर्ड पर ही देख लेते हैं, सामने रहेगा। तो हमने साइन थीटा जो कैलकुलेट किया, थीटा ले लो या फिर सी ले लो, कोई भी, ये कोण ही होता है ना, ये थीटा क्या है, यहाँ पर कोण है, और वहाँ पर जो सी था वो भी कोण ही था। कोई भी इसके साथ जो भी आएगा वो कोण ही होगा, साइन कोस टैन कॉट कोसेक सेक, इनके साथ जो भी आएगा वो कोण ही आएगा। हमने क्या डिफाइन किया था, लंब बटे में कर्ण, और कॉस थीटा हमने क्या डिफाइन किया था, आधार बटे में कर्ण। ये डेफिनेशन निश्चित होते हैं, ये जो संबंध होते हैं वो निश्चित होते हैं, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि इनमें जो भुजाओं में संबंध होता है वो निश्चित होता है, इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पर कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, समकोण त्रिभुज में। और इसके व्युत्क्रम का क्या होता है, कोसेक थीटा अगर लिखें हम, कर्ण बटे में क्या होता है, लंब, और सेक थीटा क्या होगा, आधार बटे में कर्ण बटे में आधार। बात को पकड़िएगा, ठीक है मेरे शेरों, मेरे प्यारे बच्चों, बात को पकड़िएगा, ठीक है। ये बना आपका समकोण त्रिभुज, ये ए बी सी हमने डिफाइन कर दिया, ये कोण है। ठीक है, कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और लंब आधार हमेशा, अगर कोण इसको थीटा ले रहे हैं तो लंब और आधार परिवर्तित होते रहते हैं कोण के अनुसार, इनमें कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन कर्ण किसी भी स्थिति में इन दोनों को अलग अलग जो लंबाई होगी उससे ये बड़ा होगा, जोड़ जोड़ कर नहीं, लंब प्लस आधार जो होगा वो बड़ा होगा कर्ण से, लेकिन लंब से बड़ा होगा कर्ण अगर सिंगल लेंगे तो, और आधार से बड़ा होगा कर्ण। ठीक है, अब हमारी बात को पकड़िएगा, लंब कर्ण से छोटा है ना, यानी कि नीचे वाली भुजा क्या है, बड़ी है। अगर इसको हम डाटा में ले कोई संख्या लिखते हैं, चलिए ये लंब लिख लेते हैं 4, इसको 3, इसको 5 लिख देते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है, ये ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, कि पाइथागोरस प्रमेय जो बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, वो चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर इसको ध्यान में रखिए, 3 4 5, लंब क्या है 4, आधार 3, कर्ण 5, तो कर्ण वाला हमेशा बड़ा होगा। ठीक है,
अब देखिए इसको लिखे 4/5, इसको लिखे 3/5, इसको लिखेंगे तो 5/4, ये 5/3। कब्बो कर्ण बड़ा होगा ना, कभी भी कर्ण बड़ा होगा, तो जब भी कर्ण बड़ा होगा तो इसका मान क्या होगा, 0 कुछ समथिंग आएगा, इसका तो 0.8 आएगा, यानी कि 1 से कम आएगा। नीचे वाली भुजा बड़ी है तो ऊपर वाली भुजा छोटी है, भाग देंगे तो 0 से छोटा ही आने वाला है। इसका मतलब एक निष्कर्ष निकला हमारे पास कि साइन थीटा का मान 1 से छोटा होता है। ठीक है, वैसे ही कोस थीटा को देखेंगे तो इसके भी बटे में कर्ण होता है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा में से कोई उससे छोटी भुजा से भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा। इसका मतलब कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान <1 होता है। इसको ऐसे लिख लो, साइन थीटा और कोस थीटा का मान हमेशा, ये वर्ड एकदम गौर कर लेना, ठीक ना, हमेशा 1 से छोटा होता है। हमेशा मतलब कि हमेशा, ठीक है, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद कोसेक थीटा कॉमा सेक थीटा का मान हमेशा, बताओ क्या होगा, 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि उल्टा है तो नीचे वाली भुजा क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। और जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो वो वैल्यू 1 से अधिक ही आएगी। ठीक है, यहाँ से 4 से 5 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूना 8, 4 5 20, 1.25 आएगा, जो कि 1 से अधिक है। ठीक, और इसको भी भाग देंगे तो ये भी आएगा 1.2 बचेगा, 3 6 18, 1.66 डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसका मतलब 1 से अधिक आ रहा है। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, 1 से बड़ा होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है और बहुत ही धांसू क्वेश्चन बनेगा जब भी बनेगा तो। ठीक है, तो आज का लेक्चर केवल आपको सीखने के लिए था, इसमें कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं करा है। आपको केवल टर्म्स पता चले हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, सारा कुछ हमने जान लिया है। आगे लेक्चर बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे, क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कैसे अप्लाई होगा, तो हम ये ट्रिपलेट डिफाइन कर पाते हैं। ठीक ना, और उसके बाद जो हमारे बुक के उदाहरण होंगे वो करेंगे। तो ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे इसी जुनून के साथ, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ओके, लव यू ऑल, बाय।